नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। शाम के 7 बज चुके हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण फेज के लिए चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम गया है और अब गेंद सीधे जनता के पाले में। 20 फरवरी को होने वाले मतदान में जहां एक तरफ यूपी की 59 सीटों पर जंग है, तो वहीं पंजाब की सभी 117 सीटों पर लड़ाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरू के 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे, तो दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग हुई। वहीं अब तीसरे चरण के तहत सेंट्रल यूपी की यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर 20 फरवरी को होनी है वोटिंग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी के लिए यह चरण सबसे अहम, तो बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि तीसरे चरण के जिन 59 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 90% सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में इन 59 सीटों में से 49 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 9 सीट पर सपा और महज 1 सीट पर बसपा तो खाता तक नहीं खोल पाई थी। सत्ता में रहने के बावजूद भी सपा ने अपने गढ़ में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था और मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने 49 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। पिछले 3 दशकों में किसी भी पार्टी के लिए इस चरण में यह सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। इसके अलावा बात अगर पंजाब की करें, तो यहां भी 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार चुनाव में रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कई दिग्गजों की साख इस बार दांव पर लगी हुई है। इस बार मुकाबला बेहद रोचक इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से अलग हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस भी ताल ठोकती हुई। वहीं पहली बार अकाली दल भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रहा है। अकाली दल बसपा के साथ गठबंधन में है और इस चुनाव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो वहां करहल सीट पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है, क्योंकि ये वही करहल है जहां से मुलायम सिंह यादव ने पहले शिक्षा प्राप्त की, फिर शिक्षण कार्य भी किया और इसी करहल के अखाड़े में उन्होंने पहलवानी के तमाम दांव पेच सीखे। वो पहलवान जिसने सियासी अखाड़े में अच्छे अच्छे सूरमाओं को धूल चटाई। करहल की सियासत का अखाड़ा तो वही है, लेकिन अब पहलवान बदल चुके हैं। एक और जहां मुलायम सिंह यादव के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, तो दूसरी ओर मुलायम के शिष्य एसपी सिंह बघेल है। और सभी को इस सियासी अखाड़े के विजेता पहलवान का इंतजार है कि इस कांटे की टक्कर में आखिरकार कौन बाजी मार ले जाएगा। ये 2 बड़े चेहरे इस सीट से जो देंगे एक दूसरे को सियासी टक्कर। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को यहां अखाड़े में उतारा है। तो करहल के अखाड़े में अखिलेश यादव के सामने ये बड़ी चुनौती। इसके अलावा बीजेपी के लिए भी चुनौती कम नहीं है। एसपी सिंह बघेल के साथ क्या अखिलेश यादव को मात दी जा सकेगी इस सियासी लड़ाई में, इस महत्वपूर्ण सीट पर? हालांकि गढ़ माना जाता रहा है समाजवादी पार्टी का, ऐसे में क्या कुछ इस बार होने वाला है, सभी की निगाहें टिकी हुई है। तीसरे चरण में अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा कही जा सकती है, दांव पर लगी हुई है मुलायम सिंह यादव के बेटे और दूसरी तरफ उनके शिष्य एसपी सिंह बघेल की प्रतिष्ठा। और हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से मैं पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, ये भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका भी। चेतन ठाकुर जी, ये भी वरिष्ठ पत्रकार है, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इन तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ आज हम करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करहल सीट के साथ शुरुआत की जाए। कौशिक साहब, आपसे करहल सीट, अखिलेश यादव वर्सेस एसपी सिंह बघेल, कितना दिलचस्प ये मुकाबला और कितनी कांटे की टक्कर देखी जाएगी या फिर एक तरफा होने वाला है, क्या कहते हैं वहां के समीकरण? नहीं, देखो, पहले तो करहल को शिल्पा समझना पड़ेगा कि वो ऐसी बात नहीं है कि पहली बार हॉट सीट रह रही है। मुलायम सिंह यादव वहाँ से लगभग 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं और पहला विधानसभा का चुनाव करहल से मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ा था। उसमें से एक चुनाव हारे भी हैं, वो इतना पड़ेगा।
दूसरी बात, वहां का वोट बैंक जो है, निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि 3,70,000 के आसपास वोट पे 1.25 लाख के आसपास यादव है, लेकिन दूसरी जातियों को भी आप इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2017 में जो भाजपा ने जीता वो पहले भी वो जीत चुके, बाद में समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, फिर दोबारा बीजेपी में आ गए। शोभरन सिंह यादव जी की मैं बात कर रहा हूं, तो बड़ा दखल वहां रहा है। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व मुख्यमंत्री बनने के बाद लगता है कि मुझे वो गढ़ बना, लेकिन उससे पहले आप इटावा, मैनपुरी, इन सब चीज़ों को देखोगे तो मुलायम सिंह यादव का वहाँ के नेताओं से, और आप कह सकते हैं कि इटावा के आसपास जो डाकू टाइप के जो लोग थे वहाँ पे, जब बड़े बड़े कह सकते हैं वहाँ पे डाकू, तो उनसे भी बड़ा संघर्ष मुलायम सिंह यादव का रहा है। दर्शन सिंह यादव हुआ करते थे, कई बार उनके साथ गोलियां चली हैं, तो इतना आसानी से गढ़ नहीं बना समाजवादी पार्टी का। उसके बाद वहां देखेंगे कि लगभग शाक्य भी 35,000 के आसपास है, लोधी भी 15,000 है, बैस भी 15-16 हजार है, मुस्लिम लगभग 18,000 के आसपास है, क्षत्रिय 30,000 है, दलित 22,000 के आसपास है, बघेल सबसे ज्यादा है वहां। यदि यादवों की से बात की जाए, शाक्य और बघेल लगभग 30 और 35,000 के आसपास का है। तो यदि ये स्थिति बनती है केवल यादव और मुस्लिम जाते हैं, दूसरा वोट बैंक कहां जाता है ये मायने रखेगा। दूसरा, वहां कुलदीप नारायण जो वहां दलित समुदाय से आते हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी से, उनका भी वहां की राजनीति में बड़ा दखल रहा है। तो ये समझना पड़ेगा क्या दलित वोट बैंक उनकी तरफ जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा। जिस तरीके से लगभग बहुत सारी सीटों पर हम देख रहे हैं कि दलित वोट बैंक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। और 2017 की हम समीक्षा करें इस क्षेत्र से, तो लगभग दलित पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिला था। वहां लगभग इस 59 सीट में से 15 सीटें आरक्षित हैं, और वहां बहुजन समाज पार्टी को 1 मिली सीट। सारी सीटों पे जो आरक्षित सीटें थी उन पे कब्जा हो गया भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा, जो तीसरे चक्र का चुनाव हो रहा है, आप समझिए उसको, जब बुंदेलखंड भी है, और बुंदेलखंड में उरई से जो जालौन जिला पड़ता है, वहां से स्वतंत्र देव भी आते हैं, वो भी एक वहां कुर्मी जाति से गद्दावर नेता हैं। लेकिन जब इलेक्शन वहां हुआ और वो जीतते हैं तो मंत्री बना दिया गया। फिर 2019 में उनको जरूरत पड़ी कि कहीं ना कहीं संगठन का कार्य, जो कुर्मी वोट है उन पर किस तरीके से दखल भारतीय जनता पार्टी का बढ़े, तो फिर उनको संगठन में प्रदेश अध्यक्ष बना के भेज दिया। तो क्या वो जो सारी चीजें हैं वहां पर देखा जाएगा, क्या वो वर्चस्व 2017 जैसा कायम भाजपा का रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, अखिलेश मिश्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, आप कितना इत्तेफाक से रखते हैं, और क्या लगता है अखिलेश यादव का पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ना क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? देखिए, जो बात सुनील कौशिक जी ने जहां खत्म की, मैं उससे आगे बढ़ाता हूं। निश्चित तौर पे ये बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, इसमें से 40 ऐसी सीटें थी जहां पे जीत हार का मार्जिन 20,000 से ज्यादा था, और बुंदेलखंड की तो 19 की 19 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। देखिए, बघेल जी को चुनाव लड़ाने के पीछे मकसद यही है, और जिस तर्ज पे वहां चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है वो शिल्पा यही है कि वहां पे यादव मुसलमान वर्सेस ऑल कर दीजिए। तो जो जात का आंकड़ा उन्होंने बताया कौशिक जी ने कि 3,70,000 में ये कुल मिला के 31 हो पाते हैं, और पोलिंग होते होते अगर 1 लाख हो जाती है तो उसके मुकाबले विपक्ष को लगता है, बीजेपी को लगता है कि शायद वो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, बघेल जी को लड़ाने के पीछे हम लोग देख रहे थे कि अखिलेश जी के अनाउंस के बाद बीजेपी ने अंतिम चरणों में, अंतिम समय में एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा। उसकी वजह यही थी कि एक तो वो चाहते कि जो बघेल, अगर जिस तरह से माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का वोटर एग्रेसिव होता है, वो बूथ पे चढ़ के करता है, रैलियां नहीं करने देता है, तो इनको लग रहा था कि अगर ऐसा करता है करहल में, तो एक बघेल समाज में, उस पूरे इलाके में एक मैसेज जाएगा कि यादव वर्सेस बघेल हो जाएगा, और जो ओबीसी का बंटवारा है उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। एसपी सिंह, और आपने देखा होगा एसपी सिंह बघेल लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एसपी के कार्यकर्ता मार रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ दी जा रही हैं, थाने में जा रहे हैं, FIR करा रहे हैं। तो उसको लगता है, और इसके पीछे अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी ये थी समाजवादी पार्टी की कि ये सबसे ज्यादा यादव लैंड कहा जाता है, और अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी का जिस तरह पिछला परफॉर्मेंस था वो रहा, तो शायद उनके लिए सरकार बनाना या सत्ता की में वापसी का ख्वाब देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने सोच समझ के क्षेत्र चुना। ठीक है, रवि पाराशर जी, कितनी मुश्किलें यहां पर बीजेपी के लिए पैदा होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर आप केवल और केवल करहल सीट की बात कर रहे हैं, तो दोनों कौशिक जी ने और अखिलेश ने
जातीय और सामाजिक समीकरण तो बहुत विस्तार से बता दिए। भारतीय जनता पार्टी करहल सीट को प्रतीकात्मक तौर पर बहुत गंभीरता से ले रही है। ये इस बात से साबित होता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में कहा कि करहल अगर बीजेपी जीत जाती है तो हम ये समझेंगे कि 300 सीट हमारी झोली में आ गई। तो जाहिर है कि करहल सीट को भारतीय जनता पार्टी एक प्रतीकात्मक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मानकर चल रही है और योगी आदित्यनाथ की रैली भी आज वहां हुई चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ जो इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा, घोषित चेहरा हैं, वो अगर करहल पहुंचते हैं चुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों में, तो आप समझ सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है। और पूर्व में भी अगर हम देखें तो जैसे अमेठी को घेर के अमेठी को कांग्रेस विहीन किया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, तो कुल मिलाकर कुछ ऐसी ही स्ट्रेटेजी मुझे समझ में आती है। लेकिन अखिलेश यादव की दावेदारी करहल से बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक, संदेह या शंका मुझे तो नहीं है। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी, जल्दी से आपका ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी। यादव वोट बैंक कितने अग्रेसिव हो पाएंगे और उनकी अग्रेसिवनेस का भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात पैदा होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, और आंकड़ों के आधार पर कुछ भी तर्क रख लें वो अलग बात है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि वो सबसे सुरक्षित सीट समाजवादी पार्टी की रही है जातिगत आंकड़ों के लिहाज से भी। हाँ। और अगर पहले के देखें, एक बार जैसा कि अभी अखिलेश ने कहा कि एक बार तो वहाँ पर इन्होंने क्या नाम आपके कौशिक जी ने कहा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत चुकी है। हाँ, ये सच है कि एक बार जीती है, लेकिन मुलायम सिंह को हरा के नहीं जीती है। और दूसरा ये है कि जिस समय वो जीती थी तो उस समय जो वहाँ के सोबरन सिंह थे, जो वहाँ के प्रभावी यादवों में नेता माने जाते हैं और उनका अपना एक प्रभाव है, वो समाजवादी पार्टी से अलग थे। उस दौरान उन्होंने जीती थी, जो यादवों के वोटों में, यादवों के उसमें बंटवारा हो गया था। और मुलायम सिंह जी या अखिलेश या उनके परिवार का कोई नहीं था। ये बात तो सही है। देखिए, मुझे लगता है कि जो जिस ढंग से बघेल को वहां लाया गया है, वहां एक चुनाव को रोचक बनाने के लिए, या ये एक भारतीय जनता पार्टी की पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी मुझे लगती है कि ये लगे कि वहां केंद्रीय मंत्री को उतार दिया कि अगर जातिगत समीकरण से देखें तो वहां बघेलों की संख्या कितनी है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने उस क्षेत्र का बहुत विकास भी किया है, वहां रोजगार भी दिए हैं, वहां लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार किया है, यादव बाहुल्य है, यादव डोमिनेशन है वहां पर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये अखिलेश यादव को वहां किसी प्रकार की चुनौती होगी। और इटावा जो और सैफई है, वो गृह जनपद जो उनका है, नेटिव प्लेस है, वो मात्र 5 किलोमीटर दूर वहां से है, बिल्कुल सटा हुआ है करहल वहां से। तो वैसे भी जो वहां की स्थिति है, वहां के समीकरण है, वो एक प्रतीकात्मक, और जो अभी पाराशर साहब ने कहा कि वो मैं उनकी उस बात से सहमत हूँ कि उनको चुनौती के रूप में तो नहीं, लेकिन वहाँ सांकेतिक रूप से वहाँ उनको खड़ा करके ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि हमने समाजवादी पार्टी के मुखिया को घेर लिया है और बाकी जगह क्या स्थिति होगी, ये एक परसेप्शन, और राजनीति परसेप्शन की हुआ करती है। मुझे ऐसा लगता है। ऐसे में ये परसेप्शन किस हद तक इम्पैक्ट डाल पाएगा? जल्दी से आपका कमेंट चाहूंगी इस पर, संजय श्रीवास्तव जी। देखिए, सभी मुझसे बहुत सीनियर हैं और बड़े भाई हैं, सबने बहुत जाति और जो मतों की जो समीकरण है सब समझाया। और प्रमोद जी ने जो कहा, मैं यहाँ इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मैं पिछले मैनपुरी में जिस दिन अखिलेश का नामांकन था उसके 2 दिन से वहां तक रहा था, फिर अभी मैं 2 दिन पहले ही होके आया हूँ। तो जो प्रमोद जी कह रहे हैं, एक बात सिर्फ मैं नई जोड़ दूं इसमें कि सैफई कोई भी जाए, जितने भी पत्रकार हैं सब सैफई गए होंगे। इटावा सैफई में जिस तरीके के काम हुए हैं, जिस तरीके की चीजें वहां स्टेब्लिश की गई हैं, वो सिर्फ यादवों के लिए नहीं है, उसमें ठाकुर को भी फायदा हो रहा है, ब्राह्मण को भी हो रहा है, छत्री को भी, सभी को हो रहा है। तो पिछले 5 साल में जब से ये सरकार आई है 17 से, उन 5 सालों में वहां के जो भी लोग रहे हैं उन्होंने सफर किया है।
उनको कोई लाभ नहीं मिला, चाहे ठेके पट्टी की बात हो, चाहे उनके वजूद की बात हो, चाहे जब वो तमाम ऐसे पद होते थे, एमएलसी बना दिए जाते थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जाते थे, वो सब नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा, ये दर्द, मैंने जब लोगों से बातचीत की है, जो बात हो रही है कि बघेल में या किसी अन्य जातियों में मुस्लिम और यादवों को छोड़ के, तो उनमें भी ये दर्द है। और इस बार वो लामबंद है कि किसी भी तरीके से अखिलेश यादव की सरकार को पलटना है, लौटाना है, जिससे हम वो सारी चीजें जो 5 साल हमने 12 से 17 में पाई थी, फिर से हमें मिल सके। ये एक बहुत बड़ी चीज मुझे समझ में आई है। और शायद इस वजह से ये चुनाव अखिलेश का अगर बात करें करहल की, तो एक तरफा होगा। भले ही बीजेपी ने तमाम यंत्र तंत्र अपनाए हैं और घेरने की कोशिश की, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की उन बातों से, जिसमें वो 2 महीने से जो राशन दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, उन सब चीजों को भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से मांग रहे हैं उसके बदले में। और ना सिर्फ तो कहीं ना कहीं लगता है कि बल्कि जसवंत नगर की सीट भी इस बार बेहद दिलचस्प, सभी की निगाहें उस पर भी टिकी हुई। इस पर मैं जल्दी से आपका ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी। चेतन ठाकुर जी, क्या लग रहा है आपको इस बार ये जो मुकाबला होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है अपने पुराने परफॉर्मेंस को रिपीट करने की, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव एड़ी चोटी के जोर के साथ कमबैक करने की तैयारी में है। कौन कितना पानी में लग रहा है? जी नमस्कार। मेरा मानना ये है कि यूपी में जहां तक अखिलेश का सवाल है या योगी साहब का सवाल है, मुझे लगता है कि शायद ये यूपी में पंजाब का इतिहास दोहराया जाएगा। यानी हो सकता है कि दूसरी बार भी योगी जी के खाते में ही ये सरकार आए। उसके कुछ कारण मुझे जहां तक समझ आते हैं, यूपी के लोग बहुत हद तक यूपी में फैली गुंडागर्दी, अराजकता और भाई बंधुवाद और इस तरह की कई बातों को लेकर के बहुत परेशान नजर आते हैं और नजर भी आता है। तो जहां तक अगर ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि भाजपा शायद यहाँ पर रिपीट कर सकती है। ठीक है, भाजपा के पक्ष में आप माहौल बता रहे हैं। अखिलेश जी, करहल के साथ साथ जसवंत नगर सीट, शिवपाल सिंह यादव को लेकर विपक्षी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं कि भाई देखिए क्या दुर्दशा करती है उनकी, कितनी सीटों की मांग करे थे, कितनी मिली। और कल भी आपने देखा होगा स्वतंत्र देव सिंह ने किस तरह से ट्वीट करते हुए उनका मजाक उड़ाया। ऐसे में यहाँ पर मुकाबला कितना दिलचस्प होता हुआ, कितनी कड़ी कांटे की टक्कर आपको इस सीट पर नजर आ रही है शिवपाल सिंह यादव को? देखिए, कल एक बड़ा मैसेज समाजवादी पार्टी ने दिया कि समाजवादी विजय संकल्प यात्रा में न सिर्फ मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव थे और शिवपाल सिंह यादव भी थे। तो वो एक जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर मैसेज अपने गृह जनपद से देने की कोशिश की गई कि जो पिछली बार चुनाव में जब जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ परिवार लड़ा था, पूरा शिवपाल यादव का खेमा अलग था, अखिलेश यादव का खेमा अलग था, बिखरा हुआ था, वो इस बार कंसोलिडेट हुआ है और ये एक मैसेज के तौर पर गया है। दूसरी बात ये भी कही गई कि अब जो भी हो, शिवपाल सिंह यादव साथ में चुनाव लड़े और साथ ही रहेंगे, कोई अलग से झंडा लेकर के वो खड़े होने वाले नहीं हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये थोड़ा मुश्किल बात थी। बीजेपी को लगता था कि शिवपाल सिंह यादव शायद अलग झंडा उठाएंगे और वो उसका कहीं न कहीं बैकडोर से फायदा मिल जाएगा, तो वो राजनीति में हो नहीं पाए। तो शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से देखता है। लेकिन अगर आप जसवंत नगर इटावा की बात करें तो कल में था, वहीं पे था, क्रांति रथ में था, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह था, कोई वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है, न जसवंत नगर में न इटावा में। हालांकि चुनाव के परिणाम तो अंतिम 10 तारीख को आएंगे, लेकिन जो माहौल, जो उत्साह देख करके वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई मतभेद नहीं है। और अगर अंदर कोई मतभेद हो तो फिर जनता के सामने वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। भले स्वतंत्र देव सिंह ने कोई फोटो ट्वीट करके उस पर कहें कि साहब वो उनका चेहरा उतरा हुआ था, वो खुश नहीं थे और वो वहाँ पे संतुष्ट नहीं थे, जबरदस्ती बैठाए गए थे, कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा था नहीं। वहाँ पे जो हमने देखा, कार्यकर्ताओं में उत्साह था और बराबर नारे लग रहे थे। जो लोग वहाँ, हम लोग तो ग्राउंड जीरो पे थे, शिवपाल सिंह यादव के, मुलायम सिंह यादव के, नेताजी के, अखिलेश भैया के, वहाँ पे बाकायदा नारे लगा रहे थे जो उनके कार्यकर्ता थे, भैया, चाचा, नेताजी करके। तो ये था कि वो कार्यकर्ताओं ने इस बात को मान लिया कि सब एक हो गए हैं, और जो मतभेद वाली बात थी, मनभेद वाली बात थी, वो फिलहाल वहां दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा तो नहीं कि शिवपाल समर्थकों को टिकट ना मिलने से भीतर घात के खतरे उत्पन्न हो जाए? नहीं, भीतर घात का खतरा कोई ऐसा बहुत ज्यादा उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया है जहां पे उनको लड़ना था वो लड़ रहे हैं, और जहां पे नहीं मिला वो बाद में देख लिया जाएगा। कौशिक साहब, आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, मुझे लगता है, जहां मैं समझ पा रहा हूँ इसको,
अखिलेश जी तो एक तो करहल से इसलिए आए हैं क्योंकि जसवंत नगर सीट से शिवपाल जी लड़ रहे हैं। कहीं शिवपाल जी का मेरे क्षेत्र में या मेरी बेल्ट में इतना बड़ा कद न हो जाए तो वो फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएं। इसलिए मुझे लगता है कि करहल से लड़ करके, और जहां जसवंत नगर की सीटें जिस तरीके से हम मंच पे भी देख रहे थे कि शिवपाल सिंह जिस तरीके से आगे रहते थे वो बहुत आगे नहीं है, पीछे सोफे पे खड़े हुए हैं। दूसरा, अखिलेश जी का बार बार ये कहना अपने कार्यकर्ताओं से कि देखो चाचा आ गए मंच पे, नारे लगते हैं कि साइकिल पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पे भी नारे लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं में था वो एक मंच पे आके संदेश तो दे दिया, लेकिन तमाम बार शिवपाल जी का जो दर्द छलका है कि किन सीटों पे था, और वो उनके जो समर्थक थे जो उस पोजीशन में कंधे से कंधा मिला के उनके साथ लड़े थे, क्या वो समाजवादी पार्टी के पास है बहुत सारे, जैसे हरिओम यादव जी को लेको, हरिओम यादव जी भाजपा में छोड़ के चले गए। तमाम ऐसे नेता हैं जो भाजपा में छोड़ के चले गए जहां शिवपाल जी की वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाई। जैसे नहीं सुनील जी, जो आप कह रहे हैं रथ में बैठने की बात, रथ में वो ऐसा उसका ढांचा ही है कि एक आदमी आगे बैठेगा तो ऐसा लगेगा पीछे बैठे हैं। ऐसे में रवि पाराशर जी, शिवपाल सिंह यादव वोटों को कितना गोल बंद कर पाएंगे? देखिए, कौशिक जी ने बिल्कुल सही कहा, और जहां तक मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक साथ बस में बैठे हुए दिखाई देने का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने चुटकी लेनी शुरू कर भी दी है। और जो थोड़े से संवेदनशील लोग हैं, जो बॉडी लैंग्वेज को भांप सकते हैं, अगर वो तस्वीर गौर से देखें तो जो दो कुर्सियों पर तो पिता पुत्र बैठे हैं और बीच में जो पुश्त रहती है, मिली हुई रहती है, उस पर शिवपाल सिंह यादव बैठे हैं और बड़े असहज वो लग भी रहे हैं। तो जो बात है कि ठीक है, परिवार साथ आने का संकेत तो मिल गया, और पिछली बार जैसा बिखराव इस बार तकनीकी तौर पर है भी नहीं। शिवपाल सिंह यादव के साथ एक मजबूरी भी है कि वो मुलायम सिंह और अखिलेश, चूंकि अब कोई संभावना शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी में कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। पिछली बार तो वो दोनों हाथों में तलवारें लेकर एक जंग लड़ रहे थे। इस बार अब चूंकि स्थितियां स्पष्ट हैं, तो शिवपाल सिंह यादव को अपने बारे में अच्छी तरह पता है, और इसीलिए वो साथ दिखाई देना उनकी मजबूरी है इस समय। लेकिन उनके साथ आने से समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव को कोई बहुत नंबर एक और थोड़ा जिक्र इसमें आगे बढ़ा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या शिवपाल जी का समाजवादी पार्टी में आना या समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ना, साइकिल के चुनाव चिन्ह वो लड़ रहे हैं, क्या वो स्वीकार रामगोपाल जी कर पा रहे हैं? क्या 2 दिन पहले की जब घटना है, जब रामगोपाल जी और शिवपाल जी वहां पहुंचते हैं तो रामगोपाल जी उठ के चले जाते हैं। तो जो 36 का आंकड़ा था, जहां अक्षय को शिवपाल जी ने फिरोजाबाद से चुनाव लड़के हराया था, और जितना भी टकरार जो अखिलेश यादव जी के साथ 2017 में हुई, उसकी मेन जो कड़ी थी वो रामगोपाल जी थे। तो क्या रामगोपाल जी और शिवपाल जी का एक बिल्कुल। अखिलेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जल्दी से एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। अखिलेश मिश्र, नहीं, ये ठीक कह रहे हैं कि देखिए टीस होती है, मतभेद होता है। तो अगर इस तरह की बॉडी लैंग्वेज पढ़ा जाएगा तो सभी दलों के लोगों का आप पढ़ सकते हैं। कोई टिकट से नहीं खुश है, कोई मंच पे भीड़ से नहीं खुश है, प्रधानमंत्री के भाषण से कोई नहीं खुश है, तो बॉडी लैंग्वेज तो अलग अलग है। लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वो यही है कि फिलहाल शिवपाल सिंह यादव उनके साथ खड़े हैं और साइकिल के सिंबल पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, इन दोनों सीट्स के अलावा अगर हम खासतौर पर बुंदेलखंड की बात करें, 2017 में सपा 0 पर थी, इस बार अखिलेश मिश्र, किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी? निश्चित तौर पे देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए बुंदेलखंड में खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं है। 19 की 19 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन जिस तरह से वहां पे रथ यात्रा गई, समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि किसी भी कीमत पे वो बुंदेलखंड को बचाए रखे, लेकिन लड़ाई चूंकि बड़ी दिलचस्प और कड़ी हो गई है। पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार चुनाव में रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। वहीं इस बीच मुकाबला रोचक इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से अलग हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस भी ताल ठोक रही है। वहीं पहली बार अकाली दल से भाजपा से अलग होकर वो चुनाव लड़ रही है। अकाली दल बसपा के साथ गठबंधन में है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल समेत कई दिग्गज चेहरे ऐसे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और सबसे पहले बात कर लेंगे
लंबी सीट की। लंबी विधानसभा सीट इसलिए खास है क्योंकि यहां से पंजाब की राजनीति में बड़े नामों में शुमार शिरोमणि अकाली दल के नेता और 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। बादल देश के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से शामिल हैं। बादल के खिलाफ कांग्रेस ने जगपाल सिंह और आम आदमी पार्टी ने गुरमीत खडिया को चुनावी मैदान में उतारा। इस हॉट सीट से कुल 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और अब बात करेंगे अगली हॉट सीट की, अमृतसर ईस्ट। जी हां, अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट पर पंजाब चुनाव की प्रमुख या हॉट सीट में से गिना जा रहा है। यहां पर कांग्रेस के फायरब्रांड नेता और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू चुनावी मैदान में हैं और उनके मुकाबले में अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया के चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट चर्चाओं में आ गई। दरअसल ये दोनों नेता अब तक कई विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं, कोई भी नहीं हारे हैं। ऐसे में इस बार इन दोनों में से एक की हार तो निश्चित है। यहां से कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी गठबंधन ने जगमोहन सिंह राजू को प्रत्याशी बनाया। राजू तमिलनाडु कैडर के आईएएस थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने वीआरएस लेकर राजनीति में एंट्री की। और बात एक और महत्वपूर्ण सीट की, चमकौर साहिब की। जी हां, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की वजह से ये सीट चर्चाओं में। चन्नी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने उन्हें 2 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतारा, जिनमें से एक ये सीट है। इस सीट से 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां से चरणजीत सिंह और अकाली दल बसपा गठबंधन ने यहां से हरमोहन सिंह को टिकट दिया। दोनों उम्मीदवार चन्नी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चन्नी भदौड़ से भी चुनावी मैदान में है। यहां से 13 उम्मीदवार मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने यहां से लाभ सिंह उघे को और अकाली दल ने सतनाम सिंह राही को टिकट दिया है। ऐसे में हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है चर्चा करने के लिए। मैं सीधा रुख करना चाहूंगी चेतन ठाकुर जी, आपका। पंजाब को आप बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, खास तौर पर किसान आंदोलन के बाद अब पंजाब में सत्ता के समीकरण किस हद तक बदले? क्या कह रहा है पंजाब का मुंह? चेतन ठाकुर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। जब तक उनसे हम संपर्क साधे तब तक मैं इस सवाल का जवाब जल्दी से कौशिक साहब आपसे लेना चाहूंगी। क्या कहता है इस बार पंजाब का, क्या लग रहा है? देखो, उसको पहले तो शिल्पा पूरे पंजाब की राजनीति को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ वोट प्रतिशत है। और 2017 में मोदी लहर के बावजूद भी यदि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की जड़ें वहाँ कितनी मजबूत हैं। यदि सिख 57% है और हिंदू यदि 39% है, दोनों में से दलित को निकाल दिया जाए, ओबीसी को निकाल दिया जाए तो लगभग ओबीसी 30% के आसपास और दलित 32% के आसपास है। और हम नीचे की थोड़ी सी आएंगे तो ये जो दलित वर्ग है वो दो भागों में बटा है, एक रविदास और दूसरा वाल्मीकि। हाँ। तो जो छोटे छोटे वहाँ डेरे आपने सुने होंगे, मैं तो कई बार गया हूँ वहाँ पे, वो डेरे प्रमुख जो हैं उनकी बड़ा अहम भूमिका होती है। खाने पीने की व्यवस्था, सारी चीज़ें। और जिन डेराओं के जो सदस्य होते हैं, जो लोग जुड़े हुए होते हैं, उनको पंजाब की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो उनको संचालित करता है, जो वहां से निर्देश मिलेगा किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, ये पंजाब में होता आया है। तो इस चीज को आप समझिए। आप ये बताइए, जहां जिस प्रदेश में 32% के आसपास दलित हो और जहां काशीराम जिस राज्य से बिलोंग करते हो, यदि बहुजन समाज पार्टी वहां 2% भी वोट नहीं ला पाती है, एक सीट भी नहीं निकाल पाती है, तो आप समझिए कि वहां डेरा प्रमुखों का और उस पर कांग्रेस का जो वर्चस्व वहां पर सिस्टम जो बना रखा है वो बहुत बहुत मुश्किल है उसको हटाने के लिए। कभी अकाली दल के साथ कुछ समय आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो पंजाब में जो कांग्रेस नेताओं का है, जो कैप्टन साहब का वहाँ वर्चस्व था, हाँ। मैं वहाँ गया देखा तो हाँ। जो जिस तरीके से वो कहते हैं ना, जैसे बड़ा दरबार चल रहा है, सारी हाँ। चीजें, और जो चुनाव से पहले कह दिया, उसके बाद आप समझिए कि एक बगल के राज्य से एक तथाकथित बाबा जी को भी बाहर किया गया है। उनका भी लगभग 30, 32, 35 सीटों पर उनका वर्चस्व है, जहां वो कहेंगे तो हराने और जिताने की पोजीशन में वो रहते हैं। तो ये सारी चीजें वहां देखिए। दूसरा आप एक और स्थिति समझिए कि 2017 में जहां कांग्रेस को तो ज्यादा मिला थे वोट और आपको कम मिले थे, लेकिन सीटें आपको ज्यादा मिली थी कांग्रेस नहीं, बीजेपी को, अकाली दल की बात कर रहा हूं। अकाली दल को करीब 25% के आसपास वोट मिला और आपको 23% के आसपास वोट मिला, लेकिन आपको सीटें ज्यादा आई थी, लगभग 20 सीटें आई थी और अकाली दल को 15 सीटें आई थी। शायद इन्हीं सीटों के दम पर आम आदमी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि इस बार अब तो वारे न्यारे ही हो ही जाएंगे। चलिए, हमारे साथ चेतन ठाकुर जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चेतन जी, अगर मेरी आवाज इस बार आप तक पहुंच पा रही हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, पंजाब इस बार क्या कह रहा है, क्या मूड नजर आ रहा है,
और कितना दिलचस्प मुकाबला होता हुआ, क्योंकि दावे तो हर दल ठोक रहा है, लेकिन लहर किसकी नजर आ रही है वहां? यूपी के मुकाबले कुछ अलग हटकर यहाँ पर हमेशा पंथक राजनीति हावी रहती है। लेकिन एक जो इस बार जो नजर आ रही है वो ये है कि पंथक राजनीति बहुत पीछे और लोग बदलाव की राजनीति चाह रहे हैं, बदलाव की सरकार चाह रहे हैं। होता क्या रहा है कि जैसा अभी हमारे एक साथी ने भी बताया कि 32% जो दलित वोट हैं वो एक, अगर पंजाब देखिए 3 बेल्ट्स में है, माझा, मालवा और दोआबा। हाँ। तो जो दलित वोट बैंक है वो दोआबा में हावी रहता है। लेकिन जहां तक दोआबा की सवाल है, दोआबा में सिर्फ 23 सीट्स हैं, जबकि पंजाब का जो हमेशा भाग्य निर्धारित करता है वो 69 सीट से मालवा करता है। मालवा, बिल्कुल। मालवा बेल्ट में हमेशा से अकालियों का हमेशा गढ़ रहा है और कांग्रेस का। असली मुकाबला यहाँ पर 2 ही पार्टियों का रहा। लास्ट इलेक्शंस में यानी 2017 इलेक्शंस में एक बड़ी मजे की बात रही कि कुछ नतीजे अलग हटकर आए जो कि बड़े चौंकाने वाले भी थे कि आम आदमी पार्टी आगे आई, जिसका कि बड़ा कम अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद इतना पहुंचेंगे, इसके बावजूद उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। और ऐसे में कांग्रेस और अकालियों में ही एक मेन गढ़ था। इसके बावजूद कांग्रेस बहुत पीछे थी, लेकिन रिजल्ट कुछ और थे। 77 सीट्स आना बहुत बड़ी बात होती है और उन्हें क्लियर मैंडेट सरकार जनता ने उनको दिया भी था। लेकिन इस बार अकालियों का बीजेपी से अलग होना, अकालियों का बसपा के साथ हाथ मिलाना, भाजपा, पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल 1920 यानी 1920 के साथ हाथ मिला करके चलना, और एक नया जो शुरू हुआ वो था किसान संयुक्त मोर्चा। तो इस वक्त इतना भटकाव है, इतना कंफ्यूजन है कि अभी तक कुछ भी कह पाना मुश्किल। एक, हालांकि माना ये जाता है, हमेशा ये जाता है कि एक वेव बनती है, हाँ। लेकिन अभी तक कोई वेव नजर नहीं आ रही। माना ये जा रहा है कि इस बार मालवा में कम से कम अकाली जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अंदाजा तो ये भी लगाया जाता है कि 50 से 60 के बीच में वो लोग ले सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। एकदम से किसी ऐसी पार्टी का आना जिसका कोई वर्चस्व 10 साल पहले नहीं था, 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, उनका एकदम से दूसरे नंबर, तीसरे, पहले नंबर पे आ जाना, ये अपने आप में बहुत रिकॉर्ड वाली बात है। इसके पीछे मैं प्रमोद गोस्वामी जी आपसे और डिटेल में जानना चाहूंगी, क्या फैटिग फैक्टर कंसीडर किया जा सकता है कि भाई कांग्रेस से, बीजेपी से परेशान होकर या फिर उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई जनता की, उस नाराजगी के चलते अब तीसरे विकल्प की तरफ आगे मूव ऑन करने की कोशिश में और उसी को भुनाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी जी जान से जुटी हुई? या मुझसे पूछ रहे हैं प्रमोद गोस्वामी जी? देखिए, मैं ठाकुर साहब की एक बात, हाँ बोलिए सर। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही है? हाँ, देखिए शिल्पा जी, ठाकुर साहब ने की बात से मैं पूरी तरीके से लगभग सहमत हूँ कि इस बार के जो चुनाव पंजाब के हैं वो अन्य या पिछले जो चुनाव रहे हैं उनसे बिल्कुल इतर हैं। अगर देखें सारे समीकरण वहाँ के जो राजनीतिक समीकरण रहे हैं वो गड़बड़ाए हुए लग रहे हैं। आप देखिए, अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी वहाँ थे, उनकी अपनी एक मजबूत जनाधार था, उनका एक अपनी मजबूत पकड़ थी, वो कांग्रेस से हटकर बीजेपी के साथ इस बार जुड़ गए हैं। वहीं अकाली दल जो भाजपा के साथ उनका पुराना रिश्ता था वो बिखर गया और वो वहां से हट गए हैं। तो एक वहां पर, और जो आम आदमी पार्टी है उसने इन दोनों के जो वहां की ये खिचड़ी पकी है, या जिस ढंग के जो कांग्रेस के, भाजपा के और अकाली के समीकरणों में थोड़ा सा गड़बड़ी आई है, उसमें सेंधमारी आपने करने की कोशिश की है। आप देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे लगता है कि अब की, पिछली बार उसको 20 सीटें मिली थी, अब की उसको सीटें तो ज्यादा मिलेंगी निश्चित रूप से, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि चूंकि पंजाब की पॉलिटिक्स में मेरा कोई बहुत ज्यादा मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन एक पत्रकार के नाते जो मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ या जो देखता हूँ समझता हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी सरकार की बनाने की स्थिति में तो आप नहीं नजर आती है, लेकिन किंगमेकर बन सकती है। वहीं अगर आप देखें जो दलित वोट बैंक की किंगमेकर की स्थिति में आ सकती है। क्या कहा आपने? किंगमेकर सर, किंगमेकर की स्थिति में। बिल्कुल शिल्पा जी, ये इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये देखिए कि इधर जिस ढंग से
जो चन्नी साहब हैं वो दलित वोट बैंक से का उनके पास वो अपने दलित हैं, तो इसलिए उस पर वो अपना अधिकार समझते हैं। कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, प्लस वो होगा निश्चित रूप से उसका कांग्रेस की जो सत्ता में रही है तो उसको कांग्रेस को एक एडवांटेज पोजीशन है। लेकिन जो अरविंदर सिंह साहब के जाने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, हालांकि ये बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, अखिलेश मिश्र हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। अखिलेश जी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान का सामने आ जाना, और अगर अकालियों की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है बादल परिवार से ही कोई ना कोई सीएम फेस रहेगा। ऐसे में दो जट सिख वर्सेस एक दलित, यानी कि मैं सीएम चन्नी की बात कर रही हूँ, ऐसे में ये किस हद तक सीएम चन्नी के फेवर में जाता हुआ, कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ सर? क्योंकि दलित वोट बैंक वहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में, वही निर्णायक होता है, हार जीत का फैसला उन्हीं के हाथों में होता है। देखिए बिल्कुल, सुनील कौशिक जी ने जो पहली बात कही थी कि वहाँ पे करीब 32% दलित वोट है और वहाँ पे अगर बीएसपी को 2% वोट भी नहीं मिल रहा है तो उसकी कोई वजह होगी। लेकिन इसी बात को कांग्रेस ने पलटा है और चन्नी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बदला है बल्कि पूरे देश भर में यह चर्चा हुई कि चन्नी कौन है, चन्नी दलित चेहरा है। और ये इसलिए पहली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के रविदास जयंती पे कीर्तन कर रहे थे और वहां पे लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे, तो इस बात से आप समझा जा सकता है कि वहां पे पंजाब को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा कांग्रेस ने पंजाब ही में नहीं पूरे देश में एक पेश करने की कोशिश की कि एक दलित चेहरा है, तो इसलिए जो दलित वोटरों का झुकाव है निश्चित तौर पे कांग्रेस को लगता है कि उसकी तरफ होगा। और ऊपर से वो रविदास जाति से भी आते हैं, बिल्कुल, उनका पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे भारी होता दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा भी मैं आपसे कहूं कि पंजाब में जिस तरह से उन्होंने कहा, प्रमोद जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी से तमाम लोग जीते थे, लेकिन बीच में यह भी हुआ शिल्पा कि कई लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके सत्तारूढ़ दल के साथ चले गए, दूसरे दलों में चले गए, तो अंत में उसके पास कम ही लोग बचे। तो जब सरकार नहीं बनती है तो जो संगठन बहुत मजबूत होता है वो भी बिखर जाता है। तो पंजाब में ये सारी लड़ाई ही इसी बात की है। लेकिन चन्नी के लिए विपक्ष उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी बड़ी चुनौती सिद्धू स्वयं बने हुए हैं। अपने बयानों से उनको कटघरे में खड़ा करना और इस तरह का बिहेव करते हैं कि भले वो चन्नी सीएम है लेकिन हो सकता है अगला सीएम अगर हुआ तो पंजाब का पुत्र हो जाएगा, तो इस तरह की बात करते हैं। तो चन्नी के लिए तो सिद्धू ही। इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। संजय श्रीवास्तव जी, आपका रुख करना चाहूंगी, यानी कि कांग्रेस की ये जो अंदरूनी कलह है वो भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती लगातार बरकरार है, जिससे कांग्रेस पीछा नहीं छुड़वा पा रही है। ठीक है, चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं, 20 तारीख को चुनाव होना है, तमाम राजनीतिक दलों से लोहा लिया जा रहा है, लेकिन उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सिद्धू भी लगातार सीएम चन्नी की नाक में दम किए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की नाक में दम किए हुए हैं। बिल्कुल शिल्पा जी, पंजाब को लेके मेरा कोई बहुत दखल नहीं है। मैं कभी पंजाब नहीं गया और पंजाब के चुनाव पर मैंने कभी कोई बड़ी, सिर्फ जैसे प्रमोद जी ने कहा कि मैं न्यूज़पेपर या टीवी डिबेट या टीवी के माध्यम से ही जानता हूं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को मैं बहुत करीब से जानता हूं। वजह यह है कि संजय सिंह जो पहले प्रभारी थे, जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, वो मेरे लंगोटिया यार भी हैं और मैं वो एक ही मोहल्ले में आमने सामने रहता हूँ, तो उनको मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। और उनकी पार्टी को लेके, अब वो यूपी के प्रभारी हैं, यूपी में हैं, तो पंजाब में यहाँ भी चर्चा होती है। तो फिर तो आप ये बताएं, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की जोड़ी पंजाब में कितनी तेजी से दौड़ी? देखिए, यही मैं कहने जा रहा हूँ। तो भगवंत मान की मुझसे भी 2-3 बार बातें हुई हैं संजय जी के माध्यम से ही। मैं बैठा रहता हूँ रात में, कभी कभी तो बात होती है। तो भगवंत मान बहुत शुरू में उन्होंने जब कैरियर किया था, हंसने हंसाने का, गुदगुदाने का काम किया था और एक चैनल पर ही वो आते थे एक प्रोग्राम लेके। संजोग से वो प्रोग्राम मैं ही करता था, मैं उस चैनल में तब प्रोड्यूसर हुआ करता था। तो भगवंत मान को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और संजय सिंह को तो जानता ही हूं। लेकिन जो स्ट्रेटजी वहां केजरीवाल जी करते हैं, केजरीवाल को भी मैं जितना आज तक जाना और समझ पाया, वाकई वो स्ट्रेटेजिकली चुनाव में जाते हैं और चुनाव पे फोकस करते हैं। चन्नी का जिस तरीके से कांग्रेस फेस लेके आई थी, उसकी काट में उन्होंने भगवंत मान को रखा है, क्योंकि भगवंत मान एक ऐसा चेहरा थे आम आदमी पार्टी के पास कि वो जो उनका बोलने का अंदाज होता है, जनता के बीच में जिस तरह जाते हैं वो, तो उसके अलावा भी वो हाउस में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं और लोकसभा में तरह तरह की बातें रखते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक नॉमिनेटेड, यानी जो नामचीन फेस था, वो था आम आदमी के पार्टी के पास भगवंत मान का, इसीलिए उनके नाम को आगे रखा है।
और बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, रूट लेवल चलिए पर, मेहनत तो संगठन कर के रहे लेवल हैं, पे मेहनत का जो- क्या फल मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रवि पाराशर जी, आम आदमी पार्टी लगातार ताल तो ठोक रही है, काफी चैलेंजिंग भी उनके लिए होने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए तमाम दाव पेच खेल रही है, सीएम चन्नी को सीएम फेस बनाकर खुद से सामने लाना इस तरह से कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि कांग्रेस इस बार इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। लेकिन बीजेपी का अमरिंदर सिंह के साथ आ जाना, ऐसे में क्या लगता है सर, किसान आंदोलन जो 13 महीनों तक लगातार चला, क्या धरातल पर उसका कोई असर दिखाई दे रहा है या बिल्कुल नहीं? शिल्पा जी, जैसा कि सभी ने करीब करीब कहा, मैं भी वही कह रहा हूं कि इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव का जो जमीनी परिदृश्य है उसका रंग बिल्कुल बदला हुआ है। और जो आमतौर पर इस चुनाव से पहले तक दो तरफा संघर्ष हुआ करता था अकाली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो अब कहीं कहीं तीन तरफा या चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है। तो ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, अपनी अपनी स्ट्रांग होल्ड अपने अपने क्षेत्रों में सबकी है। देखिए, मुझे याद है कि 2017 का जब पंजाब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव से ऐन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक बड़ी मार्मिक और भावुक अपील की थी पंजाब के वोटरों से कि भाई मेरा ये आखिरी चुनाव है। उनकी उम्र काफी हो रही है, तो उन्होंने उस समय कहा था कि मेरा ये विधानसभा का आखिरी चुनाव है, कृपया मुझे जिताएं। तो उस समय जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी तो लगा कि उनकी जो भावुक अपील थी वो काम कर गई। लेकिन 2019 में भी जब राहुल गांधी और गांधी परिवार लोकसभा इलेक्शन में बहुत करिश्मा पूरे देश में नहीं कर पाया, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब से लोकसभा की अच्छी खासी सीटें, 1/4 सीटें अकेले पंजाब से आई थी। तो तब लगा था कि कांग्रेस का ये क्षत्रप, ये जो बहुत मजबूत क्षत्रप है, क्षेत्रीय लीडर है। लेकिन बाद में जो घटनाक्रम हुआ हम सब जानते हैं। और कांग्रेस इस बार जैसा कि कहा भी गया कि केवल और केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह उससे अलग नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई बहुत कुछ स्टेक पे नहीं है वहां पर पंजाब में, लेकिन उसका कार्डर वोट तो है ही। तो वो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और कांग्रेस में चन्नी और बनाम सिद्धू और बनाम और भी कई धड़े हैं, वो सब चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं कौन बाजी मारेगा ऐसे में ये कह पाना तो अभी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कौशिक साहब, मैं इसी चुनावी फैक्टर को नतीजे आपसे चौंकाने भी वाले जानना हो चाहूंगी। सकते। किसान आंदोलन जो कि पंजाब से ही शुरू हुआ था, यूपी में जमकर इस मुद्दे ने बवाल मचाया, लेकिन पंजाब में कई फैक्टर नदारद दिखाई दे रहा है। कोई इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं, देखो, किसान आंदोलन के बीच में नहीं, कैप्टन साहब के लगभग 2 बयान ऐसे आए। एक सुरक्षा कारणों को लेकर के आया, किसान आंदोलन को लेकर के। दूसरा, जो कैपिटल वहाँ है जो प्रभावित हो रही थी पंजाब की या देश की, उसको लेकर के भी कैप्टन साहब ने बातें रखी देश के सामने। दूसरी बात, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होना, गृह मंत्री के साथ मीटिंग उस समय होना, तो कुछ चर्चा का विषय बना हुआ था। और आपने देखा होगा कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री से, तो एक बार को ये भी तमाम चर्चाएं थी कि कहीं वो कृषि मंत्री तो नहीं बनाए जा सकते, कहीं बीजेपी ज्वाइन करके। ये बड़ा चर्चाएं रही थी कि कृषि मंत्री हो सकते हैं। तो ये सब चीजें मीडिया के माध्यम से बाहर आना, ऐसा नहीं है कि अचानक आ जाएंगी, कहीं ना कहीं वो चर्चाएं थीं। उस चर्चाओं से किस तरीके से वहाँ जो अभी संगठन महामंत्री थे वहाँ पे बीजेपी के, उनको पंजाब से उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। और वो संगठन महामंत्री की स्थिति, जो रिपोर्ट वहाँ थी जहाँ जब BL संतोष साहब को मिली, वो बिल्कुल संगठन सहमत इस बात से नहीं था बीजेपी का कि उनको केंद्र की सरकार में सम्मिलित करके ऐसा कुछ किया जाए। तो फिर दूसरा रणनीति वहाँ बनी, एक नई पार्टी बनाई जाएगी और एक सिस्टम गठबंधन तो हो सकता है। वो एक, आप समझिए कि कैप्टन साहब चुनाव लड़ रहे हैं तो सिर्फ सिद्धू जी को सबक सिखाने के लिए, न उन्हें दोबारा सत्ता में वापस आना है, न उनका सत्ता में कोई मोह है। वो केवल और केवल इस हठधर्मिता से कि किस तरीके से सिद्धू को बर्बाद किया जाए, और वो सिद्धू और कैप्टन साहब की ईगो की लड़ाई है। उस ईगो की लड़ाई में आपने देखा कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, तमाम विधायक ऐसे ठीक है। और जब सिद्धू जी का जिक्र हुआ है, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, मैं जल्दी से इस पर जाते जाते चेतन ठाकुर जी आपसे कमेंट चाहूंगी। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस विक्रम मजीठिया, ऐसे में
क्या इस बार सिद्धू अपना गढ़ बचा पाएंगे? कितना बड़ा चैलेंज उनके सामने वहां पर रहने वाला है और क्या कह रहा है वहां की हवा, वहां का माहौल? ये वाकई एक यक्ष प्रश्न है। बहुत मजेदार बात यह है कि इस बार वास्तव में ये कह पाना बहुत कठिन है कि सिद्धू साहब अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। मैं कांग्रेस के बारे में कुछ बात जरूर कहना चाहूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का एक जो ये प्रयोग था कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना, ये अपने में बहुत चैलेंजिंग बात थी। वो इसलिए कि 32% वोट को टारगेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को सामने खड़ा किया। नो डाउट चन्नी साहब एक बहुत शिक्षित और बड़े सभ्य मतलब मुख्यमंत्री माने जाते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, लेकिन उनके पास अफसोस ये रहा कि सिर्फ 111 दिन की सरकार रही। सही कसर उनके पास सिद्धू साहब सामने थे जो हमेशा उनकी टांग खींचते रहे, जिन्होंने काम कभी होने ही नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में उनके लिए कठिनाई होना तो जाहिर सी बात है। तीसरा फ्रंट उनके सामने खुला कैप्टन अमरिंदर सिंह का। ठीक है। तो तीसरा कांड जो सबसे बड़ी बात है थी कि बहिवल कांड या फिर किसान संयुक्त मोर्चा की दखलंदाजी, तो कहीं ना कहीं ये आसान तो कहीं नहीं है। रही बात सिद्धू साहब की, तो सिद्धू साहब के लिए इस वक्त वास्तव में ये बात आपकी सही है कि उनकी सीट अपनी भी बहुत खतरे में है। खतरे में है। उसका चलिए ठीक कारण है। सबसे बड़ा ये है, उसका थोड़ा खतरा ये है कि विक्रम सिंह मजीठिया का अपना एक क्षेत्र है रहा है। तरन तारण और अमृतसर ये नजदीक के क्षेत्र हैं। एक पकड़ है। चलिए ठीक है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या होगा नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, क्योंकि उनका सियासी करियर भी कहीं ना कहीं इस समय दांव पर लगा हुआ है। जाते जाते जल्दी से एक लाइन में आप सभी से मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी। संजय श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आप, क्या होने वाला है इस बार इस तीसरे चरण के तहत? देखिए, मैं अगर यूपी और जो तीसरा फेज होने वाला है उसमें जो बुंदेलखंड और आपने यादव लैंड कहा उसकी सीटों की बात है, तो निश्चित तौर पर आधी से ज्यादा सीटों पर सपा कहीं ना कहीं भारी दिखती है। हालांकि ये मतदान तय करेगा और मतगणना के दिन नतीजे बताएंगे कि कौन कितना भारी पड़ा। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं और परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से समीकरण दिख रहे हैं, उसके आधार पर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मैंने चुनाव प्रचार देखा है अभी हाल में, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भारी दिखती है। ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, यादव लैंड में क्या होने वाला है और पंजाब में कौन बनेगा सिकंदर? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और वो वहां पर रहा भी है और ये यादव बाहुल क्षेत्र भी है, तो इसलिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बेहतर पोजीशन में होगी। कितनी बेहतर पोजीशन में होगी ये तो 10 तारीख को पता लगेगा। जहां तक पंजाब की बात है, मुझे लगता है कि पंजाब में जो हालात, राजनीतिक हालात है, मुझे लगता है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। और जहां तक सिद्धू जी की बात है, मुझे लगता है सिद्धू जी को जो कसम खा रखी है अमरिंदर सिंह जी ने, वो अपनी बजाय इसके कि कोई जीते हारे, लेकिन उनका लक्ष्य खाली सिद्धू को हराना होगा। ठीक है, उस पर क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। जो राजनीतिक जिस ढंग से पैतरेबाजी की है उसका नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में, अपने ही यादव लैंड में क्या होने वाला है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, कितना महत्वपूर्ण ये तीसरा चरण रहने वाला है? निश्चित तौर पे देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का सवाल है और यादव लैंड कहा जाता है। और मैंने कहा कि बुंदेलखंड में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी जिस तरह से समर्थन मिला है, जिस तरह से अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में है, वो पूरी सीटों को प्रभावित कर रहे हैं और उसका फायदा होगा। जिस तरह से चेतन जी कह रहे थे कि पंजाब के बारे में कि चन्नी के लिए कहा जा रहा है कि बहुत कम दिन समय मिला और लोग आपस में विरोध कर रहे हैं, ये राजनीति में बड़ा फायदा करता है। जो सिंपैथी कार्ड होता है वो जनता के बीच में जब जाता है तो निश्चित तौर पे ये इसका भी फायदा चन्नी को मिल जाएगा। होगा ये देखने वाली बात होगी। जल्दी से जाते जाते एक लाइन में रवि पाराशर जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे। देखिए, पंजाब में तो सीधा सा लग रहा है अभी कि हंग विधानसभा, त्रिशंकु विधानसभा के आसार लग रहे हैं। और यूपी के तीसरे चरण के चुनाव में मैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि जो पहले 2 चरणों में जिस पार्टी ने यहाँ पार्टी बाजी मारेगी, मुझे लगता है कि वही पार्टी या गठबंधन तीसरे चरण में भी प्रभावी होगा और जाहिर है कि फिर सरकार भी वही बनाएगी। ठीक है, कौशिक साहब, फाइनल कमेंट आपका।
नहीं, देखो पंजाब में जिस तरीके से कैप्टन साहब का शासनकाल देखा जाए तो शाम को 7 बजे के बाद बिल्कुल अपने महल में चले जाते थे। 7 बजे के बाद कोई चर्चाएं नहीं होती थी। और चन्नी साहब को बताया, निश्चित तौर से कह सकते हैं कि 2-2.5 महीने में चन्नी साहब ने बहुत मेहनत की है और एक अलग संदेश गया है कि काम करने वाला पंजाब को एक मुख्यमंत्री मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही यादव बेल्ट की बात, जहां 59 सीटों पे है, तो आप देखो कि 2017 में 32 सीटों पे नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी रही है। तो यहाँ कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है। आप इस बेल्ट की बात करेंगे, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा कड़ा संघर्ष है। और जहां गढ़ कहा जाता है, जहां आप देखिए, जहां यादवों का अभी लगभग 9 जिलों में बड़ा वर्चस्व कायम है, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल टक्कर है। और समाजवादी पार्टी की पोजीशन, कौन आखिरकार जीत अपने नाम कर ले जाएगा, उसके लिए हमें करना होगा 10 मार्च तक का इंतजार। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर चक्रव्यूह में आज हमने उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के तहत जो 59 सीटों पर वोटिंग होनी है उसके बारे में बात की। हमने पंजाब की 117 सीटों पर जहां वोटिंग होनी है उसके बारे में बात की। ऐसे में कौन पंजाब में सिकंदर बनकर उभरेगा और यादव लैंड पर किसका वर्चस्व बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी और उसका नतीजा स्पष्ट हो पाएगा 10 मार्च को। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपने रहे जनता टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.